वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुर ITI मांझापुर बालाघाट। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग का राइट हैंड दो होता है, एक तो दायां और दूसरा बायां, ये दो नियम होते हैं। तो फ्लेमिंग ने दोनों नियम दिया था, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। तो ये दोनों नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये डीसी जनरेटर का चैप्टर है। तो डीसी जनरेटर बेसिकली जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसी को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। चलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड का जो नियम होता है, इन नियम को कंपलसरी यदि पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको अपने हाथों को मतलब अपने राइट हैंड को समझना होगा। ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो डीसी मोटर के लिए होता है। फ्लेमिंग का ये जो फ्लेमिंग है महान वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो नियम दिया फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, ये डीसी जनरेटर के लिए होता है। किसके लिए होगा दोस्तों? ये डीसी जनरेटर के लिए होगा। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का जो नियम होगा ये डीसी मोटर के लिए होगा। क्लियर है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम डीसी मोटर के लिए होगा और फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम डीसी जनरेटर के लिए होगा। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर में हम यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है राइट हैंड रूल, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम को हम इस तरीके से समझेंगे। चलिए यहाँ पर आप राइट हैंड का नियम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 उंगलियां मिलेगी, क्योंकि ये राइट हैंड है तो 3 उंगलियां मिलेगी आपको, एक अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरी मध्यमा। तो ये जो मिलेगी आपको इसे कहेंगे अंगूठा, ये हो जाएगा तर्जनी और ये हो जाएगा मध्यमा। इसे क्या कहेंगे हम? मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अब यदि हम समझने के लिए इसे इस टाइप से बनाएं, हमने समझने के लिए इसे इस टाइप से बना दिया, तो ये हो जाएगा आपका अंगूठा, दूसरा हो जाएगा तर्जनी और थर्ड हो जाएगा मध्यमा। अब यहाँ पर हम देखें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। वैसे यहाँ पर यदि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें हाथ का जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरा मध्यमा। अब अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा आपको कैसे समझेंगे आप? तो ध्यान दीजिए, ये जो अंगूठा है इसे अंगूठा कहेंगे, बीच वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो तीसरी जो उंगली है इसे मध्यमा कहा जाता है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो ये 2 उंगली और ये अंगूठा और ये उंगली, इनके बीच में एक तीसरी उंगली है, मतलब इधर 2 उंगली हो गई, ऊपर 2 उंगली, तो बीच में क्या हो गई? एक उंगली, मिडिल फिंगर जिसे कहेंगे। तो इसीलिए इसे मध्यमा कहा जाता है। कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मध्यमा ये बीच वाली उंगली को कहा जाता है, ये आपको नहीं समझना है। आपको क्या समझना है कि ये जो उंगली है, अर्थात कि ये जो दबी हुई 2 उंगली है और ये ऊपर वाली जो 2 उंगली है, इन दोनों के बीच में जो तीसरी उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, इसे कहेंगे मध्यमा। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है मध्यमा, तो ये हो जाएगा अंगूठा और ये हो गया तर्जनी। क्योंकि अंगूठा से लगा हुआ है इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हम तर्जनी कहेंगे। अंगूठा से लगा हुआ है इसीलिए इसे तर्जनी कहेंगे। और 2 उंगलियों के बीच में, मतलब ऊपर 2 उंगली और नीचे 2 उंगली, तो बीच में ये मिडिल फिंगर हो गई। तो 2 फिंगर के बीच में, 2 फिंगर ऊपर 2 फिंगर नीचे, उन दोनों के बीच में ये जो फिंगर हो जाएगी, इसीलिए इसे मध्यमा कहते हैं, अर्थात इसे मिडिल फिंगर कहा जाता है। तो ये मिडिल फिंगर हो गया, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अंगूठा कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अंगूठा जो हो जाएगा ये चालक की गति को प्रदर्शित करेगा। अब चालक की गति को प्रदर्शित करने का मतलब है फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। फोर्स का डायरेक्शन मतलब कि फोर्स मतलब कि गति। तो ये जो बल की जो दिशा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है मतलब कि बल की दिशा, ठीक है, ये अंगूठा चालक की गति को शो करेगा।
अर्थात कि फोर्स का डायरेक्शन, इसमें क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब चालक की घूमने की गति को क्या दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा। अर्थात इसे हम F से शो कर सकते हैं। अंगूठा को कैसे शो करेंगे, F से, मतलब कि चालक के गति की दिशा। तो चालक के गति की जो दिशा है वो अंगूठा बताएगा। तो चालक डीसी जनरेटर में चालक के गति की दिशा, तो चालक मतलब कि रोटेट कौन करता है, आर्मेचर करता है। आर्मेचर यहाँ पर रोटेट करेगा, मतलब कि जब तक आर्मेचर घूमेगा नहीं तो बिजली पैदा होगी नहीं। तो यहाँ पर जो अंगूठा है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि चालक के गति की दिशा दिखाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे तर्जनी। तो ये जो उंगली है ये तर्जनी होती है, मतलब कि अंगूठे से लगी हुई जो उंगली है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी इसे मानकर चलिए आप अंगूठा, और ये अंगुली हो जाएगी तर्जनी। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। तो ये जो अंगूठे से लगी जो उंगली होगी ये तर्जनी कहलाएगी, और ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसे हम इस तरीके से फ्लक्स फाई लिख सकते हैं, अर्थात कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में, या तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आप कह सकते हैं। तो इसमें जो तर्जनी है ये फ्लक्स की दिशा दिखाएगी। तो आपको याद रखना है अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है, तर्जनी फ्लक्स की दिशा को दिखाएगा, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन। और उसके बाद ये जो मध्यमा है ये मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाता है। अर्थात यहाँ पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, और यही ईएमएफ जो है आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा डीसी जनरेटर में, यही आउटपुट के रूप में मिलेगा आपको। तो ये जो आउटपुट के रूप में आपको जो ईएमएफ प्राप्त होगा उसकी दिशा आपको यहाँ पर मध्यमा दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मध्यमा। अब यहाँ पर रिकॉल करते हैं तो ये मध्यमा क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। अर्थात ये जो मध्यमा है ये ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब ईएमएफ की जो दिशा क्या होगी, तो आपको पता है हम अंगूठा जो है इसको फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब कि चालक की गति। तो चालक जब रोटेट करेगा, अर्थात कि आर्मेचर जब घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा कहाँ घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र में। अब इसे और समझ सकते हैं तो देखो ये क्या है, ये कॉइल है, और ये कॉइल क्या है, चालक। क्लियर है सभी को, ये कॉइल क्या है, चालक। अब इस चालक के दोनों ओर में मैग्नेट रखे हुए हैं, तो ये मैग्नेट से N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो यही चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी को चुंबकीय फ्लक्स की दिशा कहा गया है। तो ये जो चालक है, कंडक्टर रोटेट कर रहा है, इसमें कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, फोर्स, मतलब कि चालक की गति, चालक के घूमने की दिशा यहाँ पर कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। उसके बाद ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तर्जनी दिखाएगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम बोल सकते हैं तर्जनी। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर दो इस टाइप से बने हुए हैं जिसे स्टेशनरी ब्रश कहते हैं। तो ब्रश के माध्यम से ईएमएफ उत्पन्न बाहर निकाला जाता है डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ बाहर निकलेगा वो इस कार्बन ब्रश के माध्यम से निकलेगा। तो ये जो कार्बन ब्रश है इसमें जो ईएमएफ की दिशा, अर्थात कि डीसी जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अर्थात ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि ये जो ईएमएफ है इसकी दिशा मध्यमा बताएगा। तो आप समझ सकते हैं अंगूठा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तर्जनी क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा, और मध्यमा ईएमएफ की दिशा। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। अंगूठा चालक की गति को बताएगा, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएगा, और मध्यमा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताएगा। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, जिसे आप राइट हैंड कहते हैं, राइट हैंड। और ये जो राइट हैंड का जो नियम है, ये राइट हैंड रूल, इस रूल को आपको याद रखना है।
अब इसे आपको और समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, उपरोक्त नियम को संबंधित रूप से निम्न प्रकार से याद कर सकते हैं आप। एक तो ये तरीका हुआ याद करने का और दूसरा तरीका हुआ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और यहाँ पर हो जाएगा ये थर्ड। तो देखो थंब जो है अर्थात कि अंगूठा, इसे थंब कहा जाता है। तो ये जो डायरेक्शन किसका दिखाएगा, मोशन का, मतलब गति की दिशा दिखाएगा, चालक के गति की दिशा को बता रहा है। चालक की गति मतलब जो रोटेट करेगा तो फोर्स के कारण रोटेट करेगा वो। उसके बाद है मोर फिंगर, क्या लिखा है, फोर फिंगर। तो फोर फिंगर जो है वो फ्लक्स की दिशा दिखाएगा, तो उसी को तर्जनी कहा जाता है, फोर फिंगर को, ठीक है। उसके बाद मिडिल फिंगर, क्योंकि मिडिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीचे 2 अंगुली हो गई, ऊपर 2 अंगुली हो गई, तो नीचे 2 फिंगर, ऊपर 2 फिंगर, बीच में मिडिल फिंगर हो गई जो सबसे बड़ी है। तो ये जो मिडिल फिंगर होती है ये ईएमएफ की डायरेक्शन दिखाती है, मतलब ईएमएफ की दिशा दिखाती। तो इस तरीके से दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अर्थात कि राइट हैंड का जो नियम है वो डीसी जनरेटर पर लागू होता है। ये नियम किस पर होगा, डीसी जनरेटर पर, ये आपको याद रखना है। तो डीसी जनरेटर पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कार्य करता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या राइट हैंड के नियम पर कार्य करता है। इसमें अंगूठा चालक की गति को दिखाता है, फोर्स का डायरेक्शन। उसके बाद तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाता है, और उसके बाद मध्यमा ईएमएफ की दिशा को दिखाता है। ये 3 तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे हम कि डीसी जनरेटर रोटेट कैसा करता है, मतलब कि ये जो है घूमने के कारण वोल्टेज कैसे पैदा होता है। ये मेन फैक्ट होता है कि डीसी जनरेटर वोल्टेज कैसे उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली। तो डीसी जनित्र की कार्य प्रणाली में देखेंगे हम वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आर्मेचर, चलिए इसे हम समझते हैं। एक तो क्या होना चाहिए, आर्मेचर। ये जो गोल शेप में जो दिख रहा है, इसे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये गोल शेप में आपको दिख रहा होगा। रोटेट करने के लिए मैं इसे इस तरीके से बताता हूँ। ये है स्टूडेंट आर्मेचर, क्या हो जाएगा ये आर्मेचर। और ये जो आर्मेचर होता है ये आपको देखने मिलेगा शाफ्ट पे, किस पर मिलेगा, शाफ्ट के ऊपर लगा होता है आर्मेचर। और इसी आर्मेचर के ऊपर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है। तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर के ऊपर ही प्लेस्ड होती है आर्मेचर वाइंडिंग, और यही भाग घूमता है। हम प्राइम मूवर के रूप में जो है प्राइम मूवर लगाते हैं तो आर्मेचर को घुमाने के लिए ही लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आर्मेचर है ये रोटेट करेगा, लेकिन किनके बीच में रोटेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। किसके बीच में रोटेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो ये जो हो जाएगा एन और एस पोल, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पोल हो गए, और इसे क्या कहेंगे हम, फील्ड पोल। क्या कहेंगे, फील्ड पोल। एन पोल और एस पोल दोनों क्या होंगे, फील्ड पोल, इसे फील्ड पोल कहेंगे। अब यही फील्ड पोल सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज फील्ड हो जाएगा। आप यदि इसे शंट में जोड़ेंगे तो शंट फील्ड हो जाएगा। आप यदि इसे कंपाउंड में जोड़ेंगे तो डीसी कंपाउंड फील्ड हो जाएगा। तो ये सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, कंपाउंड फील्ड, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड फील्ड। देखिए कंपाउंड, ठीक है, शंट फील्ड, और ये हो जाएगा सीरीज फील्ड। तो यही फील्ड पोल को अलग अलग तरीके से यदि हम कनेक्ट कर दें तो ये अलग अलग तरीके से वोल्टेज उत्पन्न करके देगा हमें। यदि हम यहाँ पर इसी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ दें तो डीसी सीरीज जनरेटर बन जाएगा। यहाँ पर शंट में यदि हम यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दें, आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट कर दें तो डीसी शंट जनरेटर बन जाएगा। और यहाँ पर सीरीज और शंट फील्ड दोनों वाइंडिंग को मिश्रित क्रम में जोड़ दें, मतलब कि सीरीज और समांतर दोनों वाइंडिंग को एक साथ जोड़ दें हम, तो ये कंपाउंड जनरेटर बन जाता है। तो डीसी कंपाउंड फील्ड, ये इस टाइप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब हमने बात किए थे कि यहाँ पर 3 चीज़ों की आवश्यकता है।
तो तीन चीज़ों की आवश्यकता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये जो आर्मेचर है, इसी आर्मेचर को घुमाने के लिए हमें आर्मेचर को घुमाने के लिए अलग से क्या लगाना होगा? प्राइम मूवर लगाना होगा। क्या लगाना होगा? प्राइम मूवर लगाना होगा। अब ये प्राइम मूवर हम कैसे लगाएंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के शाफ्ट से ही अलग से एक डीसी मोटर या एसी मोटर हम जोड़ देते हैं। मतलब कि ऐसी मोटर जोड़ देते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चले और हमको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हो? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस जनरेटर के शाफ्ट में एक मोटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे मोटर रोटेट करती है तो वैसे वैसे ये जनरेटर भी रोटेट करता है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक मोटर है और इस मोटर में यहाँ पर हमने कपलिंग कर दिए। ठीक है, ये क्या है? मोटर। यहाँ पर हमने कपलिंग कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट? और यहाँ पर हमने क्या लगा दिए? जनरेटर। अब ये जनरेटर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? कपलिंग कर दिया। तो जैसे जैसे ये मोटर घूमेगी तो यहाँ पर क्या है? कपलिंग है। कपलिंग करने का मतलब कि मोटर के शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो जब ये दोनों के शाफ्ट को, मोटर के शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे तो मोटर घूमेगी तो जनरेटर भी घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो यहाँ पर टर्मिनल में वोल्टेज उत्पन्न करेगा। अब ये जो जनरेटर है इसे तीन प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। एक तो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ेंगे, शंट में जोड़ेंगे, या फिर कंपाउंड में जोड़ेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाने के लिए हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। तो ये जो मोटर है, यही मोटर को हम प्राइम मूवर कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राइम मूवर कहेंगे। इसी मोटर को हम प्राइम मूवर कहेंगे। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यहाँ पर हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होगी। तो ये जो डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर यही प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर का मतलब ये है कि जनरेटर को घुमाने वाला। प्राइम मूवर क्या कहेंगे हम? जनरेटर को घुमाने वाला। तो जनरेटर को घुमाने वाला जो है सिस्टम, उसे प्राइम मूवर कहा जाएगा। अब डीसी जनरेटर की जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग जो मेथड है, वो कैसी होगी? तो यहाँ पर ये जो डीसी जनरेटर है वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा। नोट कर लीजिए, ये जो डीसी जनरेटर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरेटर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है, जिसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है, वो प्रत्यावर्ती अर्थात कि एसी नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पर इस आर्मेचर कंडक्टर में अर्थात कि आर्मेचर वाइंडिंग में जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी अर्थात कि ईएमएफ उत्पन्न होगी, तो ये ईएमएफ कैसी होगी? एसी नेचर की होगी, अर्थात कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट को ही उत्पन्न करके देता है। सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखिए हमारा मेन मोटिव क्या है, हम यहाँ पर इसके कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं। तो कार्य प्रणाली में सबसे पहले तो सिद्धांत आता है। तो सिद्धांत पे हम देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। अब यहाँ पर डीसी जनरेटर पर कार्य तो करता है, लेकिन वो जो डीसी उत्पन्न करके देता है आपको, तो उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आपको एसी प्राप्त होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अर्थात कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो एसी नेचर का होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होता है। इसी अल्टरनेटिंग करंट को कम्यूटेटर के द्वारा, किसके द्वारा? कम्यूटेटर के द्वारा, क्योंकि आर्मेचर के साथ में उसी शाफ्ट में कम्यूटेटर भी जुड़ा होता है। तो कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर
ये जो कम्यूटेटर होता है यही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कम्यूटेटर एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और आपको आउटपुट के रूप में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। आपको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा? डीसी वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यही चीज को आपको समझना है, क्योंकि इसमें जो चालक होता है वो लूप सिस्टम में घूमता है, मतलब कि 180 डिग्री में घूमता है। अब 180 डिग्री यदि आपको समझा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक पाई, और पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हो जाएगी ये पाई हो जाएगी, मतलब कि 180 डिग्री हो गया। फिर निगेटिव हाफ साइकिल हो जाएगी ये 2 पाई, अर्थात कि 2 पाई को क्या बोलेंगे हम? 360 डिग्री। तो पाई जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और 2 पाई मतलब पाई से 2 पाई के बीच का निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर कंडक्टर जब रोटेट करेगा, देखिए ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर एक कंडक्टर 2 पर पहुंच जाएगा तो 180 डिग्री घूम जाएगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, देखो N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर है। जब एक कंडक्टर 1 से घूमता हुआ यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा, फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा, फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा। कंडक्टर काटेगा कि नहीं? फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा और अंततः आके यहाँ पर फ्लक्स को काटेगा और 0 हो जाएगा। मतलब कि 180 डिग्री ये कंडक्टर घूम गया। ये कंडक्टर कौन सा होता है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है, क्योंकि आर्मेचर में वाइंडिंग का मतलब है कि बहुत सारे कंडक्टर। तो यदि एक कंडक्टर अर्थात कि एक चालक की बात करें हम, और एक चालक में यदि वोल्टेज उत्पन्न करने की बात करें तो यहाँ से एक चालक 1 से 2 की ओर आ जाता है। क्लियर? तो ये जो 2 है वो 1 के पास आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ से एक चालक रोटेट करेगा तो ये जो 1 है यहाँ से 1 घूमते 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 2 के पास पहुँच गया। क्लियर है सभी को? तो ये जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पर काटेगा चुंबकीय फ्लक्स को, वहाँ वहाँ वोल्टेज उत्पन्न होगा, वहाँ वहाँ ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ये जो ईएमएफ होगा वो एसी नेचर का होगा। कैसा होगा दोस्तों? एसी नेचर का होगा। तो जब ये एसी नेचर का होगा तो ये जो कंडक्टर है एक कंडक्टर 2 की ओर आ गया, मतलब कि यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर कितने फ्लक्स को काटा उसने? तो जितना घना होगा उतने ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा। तो यहाँ पर मानकर चलिए हम काउंटिंग करते हैं, चलिए लाइन के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 फ्लक्स की लाइनों को काटा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो ईएमएफ जो उत्पन्न होगा एसी नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? एसी नेचर का होगा। तो जब ये एसी नेचर का होगा तो यहाँ पर भी वैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया। अब यही कंडक्टर यहीं से फिर स्टार्ट करेगा रोटेट होना, और फिर कहाँ पर? जहाँ से आया था, मतलब कि जहाँ से घूमना स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच जाएगा। तो ये 2 उठ के फिर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया आपका। देखो पहले तो यहाँ पर क्या था भैया? 1 था, उसके बाद ये जो 1 उठ के कहाँ पर गया? यहाँ पर गया। तो जब यहाँ पर 2 था उस समय, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, तो अब ये 2 उठ के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? और ये घूम के फिर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ऐसा एक चक्कर पूरा लगाएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये हो जाएगा पाई, मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 पाई मतलब कि नेगेटिव साइकिल चलेगा तो ये हो जाएगा 360 2 पाई। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। चलिए देखेंगे इसको हम। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम पर कार्य करता है, तो नियम भी समझते हैं। चलिए, ये जो कंडक्टर है अर्थात कि आर्मेचर वाइंडिंग है, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में कोई ना कोई दिशा इसको फोर्स का डायरेक्शन लग रहा होगा। तो आप यहाँ पर इस टाइप से चलिए बना लीजिए, इस टाइप से हमने इसे बना लिया। तो यहाँ पर ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। तो फोर्स किस पर, बल किस पर लगाते हैं?
फोर्स मतलब कि बल लगाने पर गति कौन करता है? आर्मेचर गति करता है, क्योंकि उसको किसके माध्यम से घुमा रहे हैं हम? प्राइम मूवर के माध्यम से, अर्थात कि मोटर के माध्यम से घुमा रहे हैं। मोटर घूमेगा तो जनरेटर भी रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग कर दिए हैं, दोनों शाफ्ट को जोड़ दिया है एक साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी आप इसमें फोर्स का डायरेक्शन लगाएंगे, किसके बीच में? चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। अर्थात कि जब किसी कंडक्टर को, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उस चालक के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने के कारण उसमें एसी नेचर का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उसी को कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, और कम्यूटेटर उसको एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, जिसे डीसी आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है। ये जनरेटर का कार्य है। तो हाफ साइकिल में चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, और फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडक्टर रोटेट करता है। तो ये जो चालक होता है, इसका जो लूप होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ तक तो 180 रोटेट करेगा, मतलब कि पाई रोटेट करेगा, यही पाई रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना इसकी। यहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर आ जाता है निगेटिव, और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये विपरीत हो गया। इसीलिए हाफ साइकिल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये तो एसी उत्पन्न की करके दे दिया आपको, ये एसी उत्पन्न करके आर्मेचर वाइंडिंग में आ गई। अब ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका रोटेशन जो होता है, ये कनेक्शन किससे होता है? कम्यूटेटर से होता है, और कम्यूटेटर इस एसी को डीसी में अंततः परिवर्तित कर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी आपको जो प्राप्त होती है वो डीसी नेचर की होती है, अर्थात कि डीसी वोल्टेज आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो ये 180 घूमने के पश्चात होता यूँ है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का क्या होने लगता है? छेदन होने लगता है। तो यही चुंबकीय फ्लक्स का छेदन के कारण ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है। अब मशीन से जो प्राप्त होने वाला जो ईएमएफ है वो कौन से नेचर का होता है? एसी नेचर का होता है। तो इसको आउटपुट को हम प्राप्त करते हैं तो कम्यूटेटर के द्वारा उसको डीसी में चेंज कर दिया जाता है दोस्तों। अब ये जो आउटपुट है, अर्थात कि विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की दो विधि है, इसे याद रखना है आपको। ये दोनों विधि को आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसी विधि है इसे समझेंगे हम। चलिए, इस विधि को समझना बहुत जरूरी है। पहला जो विधि है वो स्लिप रिंग मेथड होती है। पहली विधि क्या होती है? स्लिप रिंग मेथड। तो ये जो स्लिप रिंग मेथड है इसे कहेंगे हम स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। और दूसरा है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट स्पेलिंग में अंतर है, स्प्लिट रिंग। तो जो स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, इन दोनों में अंतर होता है। चलिए, क्या अंतर होता है? विधि आपने समझ लिया, दो विधि होती है, मेथड होती है। एक होता है स्लिप रिंग और दूसरा स्प्लिट रिंग। ये जो स्लिप रिंग है वो ये एसी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमें इसी जनरेटर से एसी चाहिए तो हम किसका उपयोग करेंगे? स्लिप रिंग का यूज करेंगे। और हमें डीसी चाहिए तो किसका उपयोग करेंगे? स्प्लिट रिंग का। ये जो स्प्लिट रिंग है ये कम्यूटेटर का छोटा पार्ट होता है। क्या होता है? कम्यूटेटर का छोटा पार्ट होता है। तो ये कम्यूटेटर का छोटा पार्ट जो है ये स्प्लिट रिंग कहलाता है। इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं और इसे स्लिप रिंग कहते हैं। दोनों में अंतर यही है, जब भी स्लिप रिंग लगाएंगे तो एसी आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, और आप स्प्लिट रिंग लगाएंगे तो आपको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा? डीसी। ये ओपी लिखा है, इसका मतलब है आउटपुट। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसे और विस्तृत रूप से हम जानते हैं कि ये स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग होता क्या है। क्योंकि इस प्रकार ये क्या होता है, दोनों स्लिप रिंग उपलब्ध विद्युत वाहक बल मतलब कि वो एसी नेचर का होता है। किस नेचर का हो जाएगा? एसी नेचर का होगा। अब यहाँ पर यदि हम इसके बारे में जाने तो ये इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, ये कैसे समझ में आना चाहिए आपको, और ये समझ में आएगा भी आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर हाफ साइकिल जो है, देखो हाफ साइकिल 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पाई चल गया 180 डिग्री। बीच में क्या हो जाता है? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, तो इसे पाई/2 कहते हैं आप।
अब ये पॉजिटिव ईएमएफ है, देखो यहाँ पर ई लिखा है, अर्थात कि ये पॉजिटिव साइकिल ईएमएफ की है, और ये जो नेगेटिव साइकिल है ये नेगेटिव साइकिल ईएमएफ की है। बीच में जीरो होगा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो ये पाई चलेगी, और फिर नेगेटिव हाफ से साइकिल चलेगी तो ये 360 डिग्री टोटल कंप्लीट कर लेगी, और यहाँ पर 2 पाई बन जाएगा। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में ये ईएमएफ को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो लाइन है ये ईएमएफ की लाइन है। इस तरीके से जो स्प्लिट रिंग है, अर्थात कि ये जो स्लिप रिंग जो विधि होती है, अर्थात यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो स्लिप रिंग जो विधि होती है, स्लिप क्या लिखा है, स्लिप रिंग विधि, हाँ क्या लिखा हुआ है, स्लिप रिंग विधि। तो ये जो स्लिप रिंग है, यहाँ थोड़ा सा आप अच्छे से इसको हाईलाइट कर दीजिए, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हमें क्या प्राप्त करके देता है, एसी प्राप्त करके देता है। क्लियर है सभी को? और स्प्लिट रिंग क्या प्राप्त करके देता है, डीसी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग हमें क्या प्राप्त करके देगा, एसी। तो यहाँ पर हम वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि ये एसी जो प्राप्त करके दे रहा है, ये जो साइकिल है, ये साइकिल हाफ साइकिल पॉजिटिव की हो गई, और ये जो हाफ साइकिल है ये नेगेटिव की हो जाएगी। इसी के अपोजिट जाएंगे तो वो स्प्लिट रिंग होता है, जो डीसी आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त करके देता है। कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम मिलेगा। अब चलिए दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। अब ये है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। चलिए, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग 2 ही लगाएंगे आप। कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग कितने लगाएंगे आप, 2 ही लगाएंगे। क्लियर है? एक पॉजिटिव साइकिल के लिए, एक नेगेटिव साइकिल के लिए। अब देखेंगे स्प्लिट रिंग, क्या देखेंगे हम, स्प्लिट। इसके बारे में देखिए, स्प्लिट रिंग। ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी स्लिप रिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको कम्यूटेटर की तरह। ध्यान से सुनिए, कम्यूटेटर की तरह क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है। ये जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है, स्प्लिट रिंग जो होता है ये भी स्लिप रिंग के तरह ही, मतलब कि सेम कंस्ट्रक्शन वैसा ही होता है उसको, लेकिन उसमें 2 खांचे बने मिलेंगे आपको, मतलब कि ऐसी 2 लाइन मिलेगी। जैसे ये कम्यूटेट, ये शाफ्ट हो गया आपका, और शाफ्ट में ऐसी 2 लाइन जो मिलेगी आपको, ये एक हो गई और ये दूसरी हो गई। ठीक है, तो ये कार्बन ब्रश इस पे अटैच हो जाएगा और एक कार्बन ब्रश इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये कार्बन ब्रश पॉजिटिव और एक और कार्बन ब्रश नेगेटिव साइकिल को बाहर निकाल देगा। आपको आउटपुट के रूप में जो प्राप्त होगा वो एसी प्राप्त होगा। ये होता है स्लिप रिंग में। किस में होता है, स्लिप रिंग में। क्लियर है? अर्थात आपको आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, एसी। अब यहां पर हम स्प्लिट रिंग लगा दें तो इसमें क्या होता है, 2 भाग इसमें भी मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव का जो भाग होता है उस भाग को यह एलिमिनेट कर देता है, मतलब कि हटा देता है। चलिए देखेंगे कैसा होता है। यहाँ पर 2 स्लिप रिंग के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। जब आप स्प्लिट रिंग लगा देंगे तो यहाँ पर 2 ब्रश होंगे, कार्बन ब्रश तो 2 ही होंगे, इसमें 2 कार्बन ब्रश लगाएंगे हम, क्योंकि एन और एस पोल 2 ही है तो 2 कार्बन ब्रश यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसमें 2 पोल का है तो 2 कार्बन ब्रश लगाएंगे। एक जो कार्बन ब्रश होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल का होगा और दूसरा जो कार्बन ब्रश रहेगा वो नेगेटिव टर्मिनल का होगा। अब कंस्ट्रक्शन तो सेम मिलेगा आपको दोनों का। यहाँ पर जो लूप ए बी होगा, तो ये जो लूप ए बी है इसको हम यदि हम समझें तो लूप ए बी ये वामार्थ दिशा में घूमेगा, अर्थात कि ये रोटेट करेगा। अब कैसे रोटेट करेगा, जैसे यहाँ से ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है, फिर उत्तरी ध्रुव के जो समीप ये पहुँच जाएगा। उसके बाद इसमें जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, मतलब कि पॉजिटिव में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको कार्बन ब्रश के द्वारा क्या किया जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है, अर्थात कि कार्बन ब्रश क्या है ए, और ये पॉजिटिव जो साइकिल है वो वाले ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को
कलेक्ट करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्थिति होगी लूप ए बी अब दक्षिणावर्त में जाएगा। तो दक्षिणावर्त में जाएगा तो उसके क्या है कि उसकी जो दिशा है घूर्णन करते हुए वो दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुंच जाएगा, मतलब कि लेफ्ट और राइट जिसे कहते हैं। तो उसमें जो ऋणात्मक भाग जो होगा, मतलब कि ऋणात्मक जो ब्रश होगा उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर क्या करेगा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें फ्लक्स कटने लगते हैं, और जब फ्लक्स कटता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। तो यही स्थिति के कारण यहाँ पर इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइकिल को स्प्लिट कर देगा, मतलब हटा देगा। नेगेटिव साइकिल को ये काउंट नहीं करेगा, नेगेटिव साइकिल को काउंट नहीं करेगा, स्प्लिट कर देगा। तो ये क्या करता है, इसमें जो जुड़ा हुआ स्प्लिट रिंग होता है वो निगेटिव, और ये जब निगेटिव हो जाता है तो इस स्थिति में जो स्प्लिट रिंग है ये ब्रश बी के संपर्क में रहता है और आउटपुट में ऋणात्मक वोल्टेज, जो ऋणात्मक ईएमएफ है वो प्रदान करता है। अब जैसे ही ऋणात्मक वोल्टेज जब प्रदान हो जाएगा, मतलब कि टर्मिनल बी पे ऋणात्मक वोल्टेज उत्पन्न होगा, अर्थात कि यहाँ पर आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है उसमें निगेटिव साइकिल चलेगी, उसमें वोल्टेज बनेगा। लेकिन आपको आउटपुट में जब बाहर जब वोल्टेज प्राप्त होगा, कम्यूटेटर के इसका अरेंजमेंट होता है, जब आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा तो निगेटिव की हाफ साइकिल नहीं रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव की हाफ साइकिल रहेगी। नेगेटिव की हाफ साइकिल को ये एलिमिनेट कर लेगा। लेकिन इस स्थिति में जो लूप ए और बी का जो स्थान है खंड सी डी ले लेता है और ब्रश को पॉजिटिव सिर्फ ईएमएफ प्रदान करता है, निगेटिव ईएमएफ प्रदान नहीं करता। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। अब इसे डायग्राम से समझना पड़ेगा आपको। देखिए ये एन और एस पोल हो गया, ये एन एस पोल हो गया, ये एन पोल और ये एस पोल, ये ए और बी है, सी और डी है। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टर है जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट करेगा, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी। फिर यहाँ से रोटेट करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल बनेगी। अब यहाँ पर खंड देखेंगे आप तो ये स्प्लिट रिंग है, यहाँ से देखिए ये स्प्लिट रिंग है, इसके दो भाग हैं ए और बी। यहाँ से ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर का डायरेक्शन इस टाइप से है, इस स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो ब्रश है ए सदैव ऋणात्मक रहता है और ब्रश बी की सदैव क्या रहता है, धनात्मक रहता है। तो ये जो ए जो रहेगा, ये ब्रश ए ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, और बी कैसा रहेगा, निगेटिव। इतना सभी को समझ में आ गया। अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को जब रोटेट करवाओगे तो इसकी जो घूर्णन दिशा है रोटेट करने की, ये दिशा को यहाँ पर शो कर दिया गया है। जब ये रोटेट होगा तो ये जो ए बी यहाँ पर आ जाएगा और सी डी उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है? ऐसा रोटेट करते जाएगा तो यहाँ पर जो जब इस टाइप से रोटेट करेगा तो ये निगेटिव साइकिल और ये पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होगी कि नहीं? तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ ये जो है ये बी से ही कनेक्ट है। आप देखेंगे तो ए से कनेक्ट है क्या यहाँ पे? तो ये क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर रहा है, मतलब कि छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। स्प्लिट कर रहा है मतलब कि इसको छोड़ रहा है। इससे कनेक्ट है क्या? नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये जो ए है और यहाँ पर जो बी है, ठीक है, इन दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव जो है यहाँ पर ए को स्प्लिट कर दिया गया और बी में जो पॉजिटिव साइकिल उत्पन्न हो रही है उस पॉजिटिव साइकिल को बाहर निकाला जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। फिर दूसरी जो साइकिल चलेगी तो कौन सी रहेगी? पॉजिटिव की। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से चलेगा तो इसमें पॉजिटिव साइकिल रहेगी, लेकिन जब यहाँ से इधर रोटेट करेगी तो नेगेटिव रहेगी। लेकिन ये टर्मिनल जब चेंज हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉजिटिव को टर्मिनल ये जो है ये वोल्टेज मतलब कि पॉजिटिव साइकिल को ही ये बाहर की ओर निकालता है और निगेटिव साइकिल को एलिमिनेट कर देता है। तो ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आपको मिलेगी, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव साइकिल है ईएमएफ की, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक जो साइकिल चलेगी ये पॉजिटिव की चलेगी, उसके बाद ये नेगेटिव की साइकिल ऐसी चलना था
यहाँ पर कंडक्टर में निगेटिव साइकिल मतलब निगेटिव जो वेव शेप है ईएमएफ की वो उत्पन्न हुई, लेकिन उसको एल्यूमिनेट कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया, हटा दिया गया। किसके द्वारा? स्प्लिट रिंग के द्वारा उसे हटा दिया गया। और दूसरी जो साइकिल है पॉजिटिव की, उसी पॉजिटिव साइकिल को फिर से यहाँ पर उत्पन्न किया गया। मतलब ऐसा कनेक्शन हमने इस स्प्लिट रिंग के माध्यम से किया कि जो पॉजिटिव साइकिल है बस वही प्राप्त हो, हमें नीचे की नेगेटिव साइकिल प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और यहाँ पर भी आगे भी बढ़ाएंगे तो कौन सी साइकिल मिलेगी? पॉजिटिव ही। तो नेगेटिव हाफ साइकिल प्राप्त हो रही क्या हमें? आउटपुट के रूप में नेगेटिव हाफ साइकिल हमें प्राप्त नहीं होगी। तो ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। अब मुझे ये बताइए, ये जो वेव शेप है इस टाइप से चल रही है सीधी लाइन में, तो ये सब जो है आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है आपको? डीसी आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये जो होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का एक खंड ही होता है, कम्यूटेटर का एक छोटा भाग ही होता है। उसके द्वारा हमें डीसी में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो, अर्थात कि डीसी जनरेटर में जो आउटपुट प्राप्त होता है वो डीसी नेचर का ही होता है हमें। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यदि ऐसा समझ में आपको नहीं आता तो कंडक्टर को इधर से उधर इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए देखेंगे इसको। यहाँ पर कंडक्टर के अलग अलग इमेजेस बने हुए हैं, चालक के अलग अलग इमेज बने हुए हैं। ये चालक एक है, देखिए ये इसका कनेक्शन है, ये कंडक्टर, ये भी चालक है। यहाँ पर सीधा सीधा दिखा है, प्लस और माइनस, ए प्लस है बी माइनस है, ठीक है। सेकेंड में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर क्या है ए, ये क्या है बी, ठीक है। तो ये जो ए और बी है, ये बी कहाँ आ गया? सी की ओर आ गया भैया। बी किसकी ओर आ गया? सी की ओर, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करेगा तो ये जो बी है, बी यहाँ घूम के आ जाएगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसा खड़ा हो जाएगा, वर्टिकल होगा ना। तो ये खड़ा हो गया अर्थात कि वर्टिकल हो गया, बी ऊपर चले जाएगा और ये इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है। ए, अब ए कैसा दिखने लगेगा हमको? उल्टा, है कि नहीं? तो ये ए हो गया, ये बी, मतलब ये ऊपर रोटेट करने लगा, पैरेलल चले गया, और ये जो सी और डी है ये नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ए प्लस और ये बी माइनस है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उससे समझना है आपको। तो यहाँ पर ए से जब कंडक्टर कटेंगे, मतलब कि फ्लक्स कटेगा, जो ईएमएफ जनरेट होगी, तो ये ईएमएफ का जनरेट का कंडीशन को, मतलब कि चालक के घूमने की दिशा को दिखाया गया है। सेकेंड में यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस, तो अब ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगा। तो ये जो है ए और बी, देखो ये ए और बी अब इस साइड आ चुका है। जैसे यहाँ पर ए बी था, अब ये ए बी घूम के किधर आ गया? इस साइड आ गया भैया। मतलब ये उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, आया कि नहीं? अब ये जो ए और बी है, मतलब कि जो टर्मिनल है, अर्थात कि इसे कार्बन ब्रश कहेंगे, ए और बी कार्बन ब्रश है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की और नेगेटिव हाफ साइकिल की कार्बन ब्रश है। तो ये जो कार्बन ब्रश है, ये ए और बी यहाँ पर उठ के आ गए, सी डी इस साइड चला गया। अब फिर ये रोटेट करेंगे, तो जब रोटेट करेंगे तो ये ए प्लस बी माइनस, हमने टर्मिनल में चेंज तो किया नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो ईएमएफ का जो काउंट करने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये जो निगेटिव जो है, मतलब कि कार्बन ब्रश जो है निगेटिव, इसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी बी, मतलब कि ये जो कार्बन ब्रश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी, वो काउंट नहीं होगा। हमें सिर्फ आउटपुट के रूप में पॉजिटिव कार्बन ब्रश से प्राप्त होगा, ये कार्बन ब्रश ए से ही प्राप्त होगा आउटपुट, तब ये जो वेव शेप होगी इस टाइप से पॉजिटिव वेव शेप प्राप्त होगी हमें। तो इस तरीके से जो स्प्लिट रिंग है, इस स्तर पर प्रयोग किए जाने पर जो डीसी जनरेटर है, इसमें खंडों में विभक्त किया जाता है, जिसे स्प्लिट रिंग कहा जाता है, जिसे आप कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर।
तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये छोटा भाग हो जाता है और कम्यूटेटर बड़ा भाग हो जाता है। स्प्लिट रिंग जो है 1-2 कंडक्टर के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर बहुत सारे कंडक्टरों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें लूप की जो विधियां हैं उसमें अलग अलग खंड ए बी सी डी, ए बी यहाँ था, सी डी इधर चला गया कि नहीं। तो ये जो सिस्टम है इन सिस्टम को आपको समझना होगा। आप इन सिस्टम को समझ जाएंगे। कम्यूटेटर हमेशा डीसी प्राप्त करके देता है और स्लिप रिंग जो है वो हमेशा एसी प्राप्त करके देता है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कार्यप्रणाली। दोस्तों हमारा वीडियो लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।